हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। और हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द फोटोसिंथेसिस। मैंने ऑलरेडी आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी, उसका इंट्रो किया था फोटोसिंथेसिस का। और फिर हमने रोल्स जो होते हैं, डिफरेंट इंटरेक्शन करने वाले कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट इंटरेक्शन करने वाले सब्सटेंसेस हैं, कुछ चीज़ों के रोल्स हमने पढ़े, जैसे कि रोल ऑफ वाटर हो गया, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ लाइट एंड रोल ऑफ पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि वो रोल्स पढ़ना ज़रूरी थे, तभी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का इंट्रो दे दिया, उसके रोल्स आपको पढ़ा दिए। जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन में एक चीज़ बताई थी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में। मैंने आपको कहा था कि भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल, दे विल बी फॉर्मिंग C6H12 एंड O6, और लास्ट में से 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि हमने 4 रोल्स पढ़ने थे। हमने रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझ लिया, ठीक है, रोल ऑफ वाटर समझ लिया, सोलर एनर्जी मतलब कि लाइट का रोल, एंड क्लोरोफिल मतलब कि पिगमेंट का रोल हमने पढ़ लिया। ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट कहलाता है फोटोसिंथेसिस का। और प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। और इसी ग्लूकोज के बाद दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी हमारे पास जो सोर्स है दैट इज द ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ से बनता है? फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो ये इक्वेशन आपको मैंने बताई थी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इक्वेशन ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली यूज नहीं होती। फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के एक रिएक्शन को आप कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और एक रिएक्शन को आप कहेंगे डार्क रिएक्शन। ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में, दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सो देयर इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझिएगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। 2 रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के, एक को कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा कहलाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सही है। अभी देखिए, ये वर्ड ही आपको बता रहे हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन द लाइट। मतलब कि लाइट जो सोलर लाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वाला रिएक्शन। और यहाँ पे सोलर लाइट यूज़ नहीं होती, बल्कि यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट यूज़ होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को आप लाइट रिएक्शन सिंपली कह सकते हैं, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को आप डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिनको मैं आगे समझाऊंगा आपको कि इनको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो डार्क रिएक्शन होता है, दोनों को मिला के आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर समझा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर बारी बारी पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जो कि डिस्क शेप होता है। दिस ऑर्गेनल इज डबल मेम्ब्रेनियस एंड दिस ऑर्गेनल इज टर्म्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ये एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिन्हें आप नाम देते हैं ग्रेना का, ऐसे ना। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके क्लियर है। और इसके अलावा ये जो ग्रेना होते हैं उसके इर्द गिर्द आपको फ्लूइड मिलेगा। ये जो फ्लूइड होगा इट विल बी कंटेनिंग NADPH2, इट विल बी कंटेनिंग FADH, और इट विल बी कंटेनिंग ATP ADP। ये सारी चीज़ें, DNA RNA खुद का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। इस फ्लूइड का नाम होता है स्ट्रोमा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये कहलाता है ग्रेना। दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ग्रेना। और ग्रेना के बारे में मैंने आपको बताया है क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। पिगमेंट्स का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो अभी समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास ग्रेना, और ग्रेना कौन सी चीज़ से बने? दे आर कंपोज्ड ऑफ थालाकोइड। तो सिंपली क्या होता है, यहाँ से जब सूरज की रोशनी लगती है क्लोरोप्लास्ट को, तो वो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट को जैसे ही लाइट लगेगी तो यहाँ पे स्ट्रोमा में मौजूद होता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है ADP, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद होता है दैट इज NADP+। ये 2 चीज़ें होती हैं, वो इस ग्रेना के अंदर, इस थालाकोइड के अंदर आते हैं। और थालाकोइड में जैसे ही लाइट लगती है तो लाइट लगने के बाद 2 चीज़ें बनती है, याद रखिएगा। एक बनता है ATP, और जो दूसरा जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है दैट इज टर्म्ड एज NADPH2। ये 2 चीज़ें बनती है लाइट रिएक्शन के अंदर। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको इनके बारे में बताया हुआ। जब सूरज की रोशनी लगती है तो सूरज की रोशनी में ADP और NADP+ आएंगे, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे ATP और NADPH2 में। मतलब कि लाइट रिएक्शन में ये 2 चीज़ें बनती हैं। ये इसके रिएक्टेंट हो गए, और प्रोडक्ट बनता है लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2। हम जो पानी की बात करते हैं वो पानी भी यहीं पे यूज़ होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हम कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में कि वाटर यूज़ होता है, तो वाटर कहाँ पे यूज़ होता है? लाइट रिएक्शन में। वहाँ पे वाटर यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। आगे बताता हूँ पूरा रिएक्शन। और वाटर अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, और वो जो ऑक्सीजन होती है वो हम सांस लेते हैं। तो ये जो यहाँ तक मैंने रिएक्शन बताया, ये है लाइट
लाइट रिएक्शन। यहाँ तक कौन सा रिएक्शन हो गया? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में याद रखिएगा दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है एटीपी। हमें पूरे रिएक्शन में ये दो चीज़ें बना के यहाँ पे देखनी है कि भाई एटीपी कैसे बन रहा है, और दूसरा हमने देखना है कि NADPH2 कैसे बन रहा है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें बनती हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने बनाना है लाइट रिएक्शन के अंदर। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ें बनती हैं? दैट इज द ग्लूकोज। याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द ग्लूकोज। तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के तहत तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा। भाई ऐसा नहीं है, वो आधे आधे रिएक्शन में होता है। फोटोसिंथेसिस को आधे पार्ट को कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और आधे को डार्क रिएक्शन कहा जाता है, जो कि आपके बुक के अंदर बताया गया है। अच्छा, लाइट रिएक्शन में क्या होगा? ये एटीपी और NADPH2 बनेगा, और डार्क रिएक्शन में याद रखिएगा ये एटीपी और NADPH2 जाएंगे और वो परफॉर्म करेंगे डार्क रिएक्शन। और आपको पता होना चाहिए डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। मैं यहाँ पे आपको डार्क रिएक्शन का सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो एटीपी जाएगा स्ट्रोमा के अंदर, और वहाँ से ऊपर से आएंगे कुछ मॉलिक्यूल जिन्हें आप कार्बन डाइऑक्साइड का नाम देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी और NADPH2 मिलेंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को आगे कन्वर्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे ग्लूकोज के अंदर। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एटीपी जब अपने फॉस्फेट दे देगा तो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और NADPH2 जब अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा अगेन NADP प्लस में। तो गौर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन, मतलब कि ये जो चीज़ें बनी हैं, दीज थिंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और जो ग्लूकोज बना है वो डार्क रिएक्शन में बनता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी कहा था, आपको ये बताया हुआ है। ये आने वाले एक दो लेक्चर्स के अंदर यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो थालाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर। ये जो मैंने फ्लूइड बनाया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दिस इज द स्ट्रोमा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम लाइट रिएक्शन को अलग करके अच्छे से समझते हैं। चलें जी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हम देख लेते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। तो आपने ये समझना है, इट अकर्स, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, इट अकर्स एट थालाकोइड मेम्ब्रेन। ये थालाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि लाइट रिएक्शन होता है थालाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये थालाकोइड है, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं, उनको भी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो वहाँ पे होता है लाइट का पहला रिएक्शन, दैट इज़ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये फर्स्ट फेज़ होता है, याद रखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फर्स्ट फेज़ होता है, फर्स्ट फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये फोटोसिंथेसिस का पहला फेज़ है जिसके अंदर एटीपी और NADPH2 बनता है। इस रिएक्शन को आपने अच्छे से समझना है। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास सोलर एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है, सोलर एनर्जी इस रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है इनटू, द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अभी ये जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी क्या, मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। केमिकल एनर्जी होती है एटीपी और NADPH2, इनके अंदर कन्वर्ट हो जाती है सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको आना चाहिए, दैट इज़ अबाउट द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और फिर यही एटीपी और NADPH2 जो होता है वो यूज़ होगा कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में, एंड देल बी गोइंग टू फॉर्म द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही चीज़ें बस जहन के अंदर आपने बिठानी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, और फिर हम जो है वो पढ़ते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जो थालाकोइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए, जब मैं अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहा था तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई थी। मैंने कहा था ये कोई प्लांट है सपोज, और जो प्लांट है उसके अंदर सेल मिलेंगे आपको। सेल के अंदर आपको मिलेगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिलेंगे, आपको स्ट्रोमा मिलेगा जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड होता है। और इस स्ट्रोमा को अगर आप देखेंगे गौर से तो स्ट्रोमा के अंदर आपको मिलेगा ये ग्रीन कलर के निशान, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है भाई, दीज आर टर्म्ड एज ग्रेना। एक ग्रेना को बाहर निकालेंगे तो इसे ग्रेनम कहा जाएगा। ग्रेनम किस चीज़ से बना है, इट इज कंपोज ऑफ द थालाकोइड्स। देखिए ये थालाकोइड बहुत सारे मिलेंगे तो ग्रेनम बनेगा। एक थालाकोइड को हम बाहर निकालेंगे तो थालाकोइड के अंदर एक उसका स्ट्रक्चर होगा थालाकोइड का ल्यूमिन। ये ल्यूमिन का क्या काम है आगे बताता हूँ मैं आपको। और ये थालाकोइड है हमारे पास। थालाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर आपको मिलेंगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस। यू विल फाइंड द कॉम्प्लेक्सेस ऑन थालाकोइड मेम्ब्रेन। और ये एक कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालेंगे तो इसे फोटो सिस्टम कहा जाता है। और फोटो सिस्टम में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट होते हैं। देखिए डिफरेंट पिगमेंट है जो कि फोटो सिस्टम में आपको मिलेंगे। ये जो फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर है इन्हें एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि लाइट जब इनको लगेगी तो ये हार्वेस्ट होकर यूज होकर देन एक रिएक्शन सेंटर होगा उसको जाके लगेगी। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से बना होता है, डाइमर से बना होता है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे लाइट लगेगी स्ट्राइक करेगी 2 इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और एक्साइट होने के बाद वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इसको कैप्चर करेंगे, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद वो बनाएंगे एटीपी और NADPH2। ऑलरेडी मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे समझना आपने क्या है कि ये जो थालाकोइड की मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं फोटो सिस्टम। और उसके अलावा लाइट को इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराने के लिए इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन्स पाई जाती हैं किसके ऊपर, थालाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, उन्हीं को हमने समझना है। फोटो सिस्टम 1 700 की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम 2 680 की नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से ये दोनों अलग अलग पीक एब्जॉर्प्शन पे काम करते हैं। मतलब इसकी पीक एब्जॉर्प्शन क्या है 700 और ये 680 पे जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में मैंने क्लियर कर रखा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये जो थालाकोइड मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं और ये लाइट रिएक्शन कैसे होता है। देखिए मेम्ब्रेन के ऊपर जो मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। नंबर 1 यू विल फाइंड द कॉम्प्लेक्सेस। मैंने आपको ऐसे थ्योरेटिकल बता दिया। ये प्रोटीन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को कंप्लीट करना। ये कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड फ्यू थिंग्स, जिसमें से नंबर 1 हमारे पास जो चीज़ होगी उसे कहा जाता है फोटो सिस्टम। समझिएगा कॉन्सेप्ट, फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 होगा और जो फोटो सिस्टम 2 है इसको P680 के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल आपको मिलेगा रिएक्शन सेंटर में वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, लाइट की, दैट इज P680। 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है, इसीलिए फोटो सिस्टम 2 का नाम है P680। सही हो गया। और ये आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा दैट कॉम्प्लेक्स विल बी लाइक दिस। ये कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे मिलेगा। ये जो फोटो सिस्टम है ऑलरेडी मैंने आपको इनके बारे में समझाया हुआ है। मेम्ब्रेन के ऊपर इनकी अरेंजमेंट आपको बताता हूँ। ये जो फोटो सिस्टम होगा, इस फोटो सिस्टम में आपको डिफरेंट ऐसे पिगमेंट्स की अरेंजमेंट मिलेगी फोटो सिस्टम में, और एक यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसा जो है ना क्लोरोफिल का डायमर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सपोज यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और ये कहलाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। याद रखिएगा, ये हो गया फोटो सिस्टम 2। दूसरी चीज़ जो आपको मिलेगी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, दैट विल बी टर्म्ड एज द फोटो सिस्टम 1। सेकेंड जो चीज़ आपको मिलेगी वो क्या होगी, दैट विल बी फोटो सिस्टम 1। और आपको पता होना चाहिए फोटो सिस्टम 1 को P700 के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल मिलेगा दैट विल बी एब्जॉर्विंग द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसको भी बनाते हैं यहाँ पे हम। देखें ये हमारे पास PS1 हो गया। PS1 को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन क्या मिलेंगे, आपको एंटीना कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। दीज विल बी टर्म्ड एज एंटीना कॉम्प्लेक्स। और एंटीना कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज द रिएक्शन सेंटर, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड देन यू विल फाइंड द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो सिंपली क्या होता है, जब सूरज की रोशनी लगती है, अच्छा ये 2 आपको कॉम्प्लेक्स कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको थालाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेंगे। इसकी अरेंजमेंट आपको समझा दो। जब सूरज की रोशनी लगती है तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स इसको हार्वेस्ट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स के बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स, मतलब एक पिगमेंट के बाद दूसरे पिगमेंट में, एंड देन इट इज गोइंग टू ट्रेवल इनटू अ रिएक्शन सेंटर। दिस इज अ रिएक्शन सेंटर। और जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल, अच्छा रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल डायमर होता है, 2 क्लोरोफिल होते हैं आपस में अटैच्ड स्टेबिलिटी करने के लिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लाइट लगती है, फोटोन लगते हैं, तो ये एनर्जी को कैप्चर करके एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको कैप्चर कौन करता है, दैट इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सही हो गया। यहाँ पे भी ऐसे होगा, सूरज की रोशनी लगेगी तो वो रोशनी जो होगी सूरज की वो हार्वेस्ट होगी ऐसे, एंड देन इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइड हो जाएंगे, और एक्साइड हो जाएंगे तो उनको कैप्चर कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिन्हें कहा जाता है फियोफाइटिन। ये फर्क होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 1 को जो है ना वो 700 P700 भी कहा जाता है। P का मतलब होता है पिगमेंट यहाँ पे, और फोटो सिस्टम 2 को P680 कहा जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्सेस में फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बाद आपको मिलेगा BF कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज अ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, ये भी एक प्रोटीन का, और हमेशा कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होता है उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, विटामिन से बनता है मोस्टली ये। और दिस इज टर्म्ड एज साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम F, ये टाइप्स हैं इनके। ठीक है, साइटोक्रोम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, तो इस वजह से इनका नाम है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। बाकी BF का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ऐसे समझिएगा कॉन्सेप्ट को। सही है, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। BF कॉम्प्लेक्स जो होता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, यू विल फाइंड ऑन द थालाकोइड मेम्ब्रेन। और इसको अगर मैं बनाने जाऊँ, सपोज मैंने ऐसे बना लिया, ये एक पंप होता है। याद रखिएगा, ये इसको प्रोटॉन पंप भी कहा जाता है। इट इज़ अ प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप इसीलिए कहलाता है क्योंकि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में से हाइड्रोजन जो होते हैं वो मूव करके आते हैं थालाकोइड के ल्यूमिन में। सही है, क्योंकि थालाकोइड कहाँ पे मौजूद है, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन होते हैं वो वहाँ से मूव करके थालाकोइड के ल्यूमिन में आते हैं। कैसे आते हैं मैं बताऊंगा, इसी वजह से इसको प्रोटॉन पंप भी कहा जाता है। ये भी आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, टू द थालाकोइड मेम्ब्रेन। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी दैट इज द ATPase कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
ये एटीपीएस कॉम्प्लेक्स भी आपको कहाँ पे मिलेगा, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा दैट इज ऑन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। जो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स होता है उसको आपने समझना है। एटीपीएस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको ऐसे दो पार्ट मिलेंगे, याद रखिएगा। ये जो पार्ट होता है इसे एफ नॉट पार्टिकल कहा जाता है और ये वाला जो होता है इसे कहा जाता है एफ वन पार्टिकल। ये एफ नॉट पार्टिकल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, याद रखिएगा। एफ नॉट जो होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। एफ वन के पास वो एंजाइम होता है जो एटीपी बनाता है, याद रखिएगा। देयर इज अ एंजाइम दैट इज गोइंग टू फॉर्म द एटीपी। और यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोटॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एंजाइम क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू कंबाइन द एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों को मिला के ये बना देगा एटीपी। तो एटीपी यहाँ पे बनता है, कैसे बनता है ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट देम। सही हो गया। तो ये चार कॉम्प्लेक्सेस आपको कहाँ पे मिलेंगे, यू विल फाइंड दीज 4 कॉम्प्लेक्सेस ऑन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्सेस के अलावा, दैट इज द मोबाइल, यू विल फाइंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या मिलेंगे आपको, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अच्छा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो मैंने आपको बता दिया, वो फोटो सिस्टम के साथ ही मिलेगा आपको। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे एक साइड होंगे तो उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा एक और, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है प्लास्टोक्विनोन। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट इज टर्म्ड द प्लास्टोक्विनोन। ये आपको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है प्लास्टोक्विनोन, याद रखिएगा। और आपको पता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ से लेके आया इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन लेके आया ऐसे ना, ये फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन लेके आया है एंड देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन दे दिए प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन के बाद एक और प्रोटीन का इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि पाया जाता है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम होता है प्लास्टोसिएनिन, याद रखिएगा। दिस विल टर्म द प्लास्टोसिएनिन। और प्लास्टोसिएनिन का जो ना वो कहाँ पे मौजूद होता है, दैट इज आफ्टर द बीएफ कॉम्प्लेक्स। बीएफ कॉम्प्लेक्स के बाद जो होता है वो प्लास्टोसिएनिन होता है। एंड देन एक और तीसरा भी होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम होता है एफडी, दैट इज द फेरेडोक्सिन। और जो फेरेडोक्सिन होता है वो कब मिलेगा, वो होता है PS1 के बाद जो होता है वो होता है फेरेडोक्सिन। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी मेम्ब्रेन के ऊपर। किसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके अलावा लास्ट में एक और चीज़ याद रखिएगा, आपको एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिन्हें कहा जाता है NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फेरेडोक्सिन के बाद मिलता है। और इस कॉम्प्लेक्स के पास एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है कि NADP प्लस मौजूद होता है। और वो NADP प्लस क्या करता है, फेरेडोक्सिन जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके ये NADP प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपका ज़हन के अंदर होना चाहिए। देखें, एक्चुअली NADPH2 नहीं होता, एक्चुअली जो फॉर्म होता है वो इससे होता है। देखें, NADPH प्लस H आइन ऐसे होता है, याद रखिएगा। NADPH2 नहीं होता, ये फॉर्म असल फॉर्म ये है, याद रखिएगा। दिस इज एक्चुअल फॉर्म NADPH प्लस H आइन, ठीक है। लेकिन हम इसको ईज करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं NADPH2, लेकिन एक्चुअल फॉर्म ये होता है, ठीक है। क्या होता है अभी समझिएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होता है कि NADP प्लस जो होता है, ये NADP प्लस क्या है, कोएंजाइम है, हमने पढ़ा था डाई न्यूक्लियोटाइड निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ठीक है। इट इज़ ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है। और अभी ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो ये क्या करेगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, व्हेन इट विल बी गोइंग टू कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये 2 प्रोटॉन को भी कैप्चर करेगा, ऐसे ही, यही कॉन्सेप्ट ना भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखिएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन को खत्म करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हाइड्रोजन की फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, किसी भी सब्सटेंस में से ये NADP प्लस क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसकी पॉजिटिव साइन को खत्म करता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसकी पॉजिटिव साइन को खत्म कर दिया, बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हाइड्रोजन की फॉर्म में इसके साथ आ जाते हैं, तो ये इसका फॉर्म कुछ हो जाता है ऐसे NADPH, ठीक है। ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के पास क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा ना। तो देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक प्रोटॉन मिलकर NADPH बना दिया, बाकी क्या बचा, बाकी एक प्रोटॉन बचा ना, तो एक प्रोटॉन ऐसे आ जाएगा। तो इसकी एक्चुअल फॉर्म होती है NADPH और प्लस में इसके साथ H होता है, लेकिन हम इसको NADPH2 की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे एक्चुअल लिखा जाता है। लेकिन ठीक है, फॉर कन्वीनियंस ईज के लिए हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपने ये समझना है कि NADP प्लस NADPH और प्लस H आइन में कैसे कन्वर्ट होता है, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आपने याद रखना है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये अभी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये क्या करेगा, जिस भी सामने वाले सब्सटेंस को अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देगा, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी वजह से इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। और
आपके जहन के अंदर NADP के बारे में भी ज़्यादातर ये चीज़ें आती रहती हैं स्टूडेंट्स के पास कि भाई ये NADP का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज रहे। उससे पहले एक बात याद रखिएगा, जो ATP बनता है, इस ATP के बनने वाले, क्योंकि हमने ATP के 3 प्रोसेस आपको पढ़ाए थे, दैट वाज द फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा? दैट विल बी द फोटोफॉस्फोराइलेशन। कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा? फॉस्फोराइलेशन मैंने बताया था ना, ATP का बनना। तो यहाँ पे कौन सा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर? दैट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट की मौजूदगी में ATP का बनना। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन के 2 टाइप होते हैं, याद रखिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक को कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक कहलाता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक आपको पता है कि जो एक साइकिल की फॉर्म में मूव करे, मतलब कि एक जगह से स्टार्ट हो वहीं पे आके ये खत्म हो, इसे साइक्लिक कहा जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो तो यहाँ पे खत्म हो। और नॉन साइक्लिक का मतलब एक जगह से अगर ये स्टार्ट हुआ तो फिर ये चलता जाए, वापसी कभी भी ना आए, ऐसे टाइप को आप नाम देंगे नॉन साइक्लिक। तो फॉस्फोराइलेशन के 2 टाइप होते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। पहले मैं आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें अरेंज करके मेम्ब्रेन के ऊपर, और फिर मैं आपको पहले नॉन साइक्लिक समझाता हूँ, फिर आपको साइक्लिक समझाऊंगा, दोनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखें, जितने भी मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस बताए और उनके बीच में मौजूद मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बताए, उन सब की अरेंजमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने एक ये थैलाकोइड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना दिया है और इसकी अरेंजमेंट को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेगा ऐसे ग्रेना, स्टोमा के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ग्रेना मिलेंगे ना। और एक ग्रेना को अगर आप बाहर निकालेंगे तो एक ग्रेना में से एक ग्रेनम होगा, उसमें से आपको ऐसे स्ट्रक्चर में, जिसे थैलाकोइड कहा जाता है। और थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसे कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ऐसे ना। तो मैंने ये थैलाकोइड निकाला है ग्रेना में से, और थैलाकोइड की मेम्ब्रेन को थोड़ा सा जूम करके देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या मौजूद है। ऑलरेडी मैंने आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस और उसके बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बता दिए हैं। देखिए, ये जो हमारे पास फर्स्ट होता है इसे कहा जाता है दैट इज फोटो सिस्टम 2। अरेंजमेंट समझिएगा, ये असेंबली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज टर्म्ड द फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2, उसके बाद जो यहाँ पे मौजूद है दैट इज टर्म्ड द प्लास्टोक्विनोन। मैंने PQ लिख दिया तो समझ जाइएगा। अच्छा, इसी फोटो सिस्टम 2 के अंदर होगा यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन मैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। होता है ये फोटो सिस्टम के अंदर ही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सपोज यहाँ पे, ठीक हो गया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये है प्लास्टोक्विनोन, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कहाँ पे मौजूद है? ये फोटो सिस्टम 2 के बाद ये आता है। फिर ये वाला जो प्रोटॉन पंप है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, दिस प्रोटॉन पंप टर्म्ड एज BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको BF लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है प्लास्टोसिएनिन और प्लास्टोसिएनिन, ठीक है। यहाँ तक जो हमारे पास है ना, ये कहलाती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, एक यहाँ से यहाँ तक होती है और दूसरी यहाँ से यहाँ तक होती है। तो कितनी जो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ये प्लास्टोसिएनिन हो गया। प्लास्टोसिएनिन के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है फोटो सिस्टम 1। और आपको पता है फोटो सिस्टम 1 कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करेगा? दैट इज अ 700 और ये 680 को एब्जॉर्व करेगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। होता है ये फोटो सिस्टम के अंदर है, लेकिन मैं यहाँ पे बाहर आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एंड अगेन एक और आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मिलेगा दैट इज टर्म्ड एज द फेरिड ऑक्सीजन। इसे आप क्या नाम देंगे? दिस विल बी टर्म्ड एज फेरिड ऑक्सीजन, आपको मिलेगा FD। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये जो आपको यहाँ पे मिल रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज NADP रिडक्टेज। ये कुछ एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसे NADP रिडक्टेज कहा जाता है, और यहाँ पे मौजूद होता है NADP प्लस, जिसे 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। हमें क्या बनाना होता है लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन के अंदर हमें 2 चीज़ें बनानी होती है, एक बनाना होता है हमें ATP और एक बनाना होता है NADPH2 बनाना होता है। अच्छा, ये वाला जो नीचे मैंने यहाँ पे बनाया है दिस वन इज टर्म्ड एज ATPS कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या होता है भाई? ये ATPS कॉम्प्लेक्स कहलाता है, क्योंकि अच्छा ATPS कॉम्प्लेक्स का ये F0 पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल है। F1 पार्टिकल के अंदर आपको एंजाइम मिलेगा और यहाँ पे मौजूद होंगे, समझिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मौजूद होगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनको चाहिए 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू ATP। और ये कैसे कन्वर्ट होते हैं ये सारी चीज़ें आपने देखनी। तो लाइट रिएक्शन में हमें कितनी चीज़ें बनानी है? 2 चीज़ें। एक बनाना है हमें NADPH2 और एक बनाना है हमें ATP, ताकि वो ATP और NADPH2 कहाँ पे जाए? दे शुड गो इनटू द डार्क रिएक्शन और अपनी एनर्जी देके वो आगे जाके ग्लूकोज बनाए। तो लाइट रिएक्शन में सिर्फ 2 चीज़ें बनती है, ATP और NADPH2। अभी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखें,
ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। सपोज यहाँ पे हमारे पास मौजूद है डिफरेंट पिगमेंट और बीच में मौजूद है एक ऐसा पिगमेंट जिसका नाम आपने रखा है रिएक्शन सेंटर, जिसके पास मौजूद है दो इलेक्ट्रॉन। अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट में मिलेंगे आपको बहुत सारे पिगमेंट, और बीच में आपको एक ऐसा मिलेगा जिसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? तो सिंपली क्या होगा, अभी समझिएगा कॉन्सेप्ट को। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे, और इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इनको जैसे ही फोटोन लगेंगे, लाइट लगेगी, तो ये एक्साइट हो जाएंगे और आगे NADPH2 बनाने में हेल्प करेंगे। कैसे? हम रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि यहाँ तक होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन होती है सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे एक तस्वीर में समझाता हूँ, फिर एक और तस्वीर है वो दिखाता हूँ आपको, और ऐसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। फिर बुक में जो भी बताया गया उसको अच्छे से रीड करते हैं। सही है? सूरज की रोशनी लगेगी, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, देयर विल बी द लाइट ऑफ सन। सोलर एनर्जी में ये होता है प्रोसेस, ऐसे ना, सूरज की रोशनी लगेगी पिगमेंट्स को, और जैसे ही रोशनी लगेगी तो पिगमेंट्स इसको ट्रेवल कराएंगे फ्रॉम वन टू अनदर, हार्वेस्ट करेंगे, और फिर लगेगा रिएक्शन सेंटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन को लाइट। रिएक्शन सेंटर में एक ऐसा क्लोरोफिल होता है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है दूसरे क्लोरोफिल से, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे 2 क्लोरोफिल होते हैं, 2 एक पेयर होता है, याद रखिएगा, जिसे क्लोरोफिल का डायमर कहा जाता है स्टेबिलिटी के लिए। तो जैसे रिएक्शन सेंटर में 2 लाइट लगेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे। असल में ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो यहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन मैंने बाहर बनाया आपको समझाने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन को लाइट लगेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्साइट। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे तो कैप्चर कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आ रही बात समझ में? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा प्लास्टोक्विनोन को। किसको दे देगा ये इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोवाइडेड टू प्लास्टोक्विनोन। अभी प्लास्टोक्विनोन पता है क्या करेगा, जैसे ही प्लास्टोक्विनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, ये जो, अच्छा ये थालाकोइड हो गया, थालाकोइड के बाहर क्या मौजूद है, थालाकोइड के बाहर स्ट्रोमा है ना, थालाकोइड के बाहर क्या मौजूद है, यू विल से सर देयर इज अ स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन, याद रखिएगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास आएंगे तो ये क्या करेगा, 2 प्रोटॉन को अपनी तरफ कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद इस BF कॉम्प्लेक्स के रास्ते इन प्रोटॉन को भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा, इट विल बी सेंडिंग द प्रोटॉन इनटू द ल्यूमिन। ये क्या है थालाकोइड का, ये थालाकोइड का ल्यूमिन कहलाता है, याद रखिएगा, दिस इज द ल्यूमिन। ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर रखे हैं, तो दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ही PS2 को लाइट लगेगी, कौन सी लाइट लगेगी, 680 नैनोमीटर की, तो रिएक्शन सेंटर में जैसे ही लाइट जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। कैप्चर कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोक्विनोन को। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अट्रैक्शन की वजह से 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो स्ट्रोमा में से प्लास्टोक्विनोन और BF कॉम्प्लेक्स के साथ होते हुए आ जाएंगे कहाँ पे, इनटू द ल्यूमिन, याद रखिएगा। इसीलिए BF कॉम्प्लेक्स को एज अ प्रोटॉन पंप कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को मूव कराने में हेल्प करता है। तो ऐसे हाइड्रोजन आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे कहाँ पे, ल्यूमिन में। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा BF कॉम्प्लेक्स को, और जैसे BF कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अगेन ये अट्रैक्ट करेगा 2 प्रोटॉन को, तो 2 प्रोटॉन और आएंगे अंदर की तरफ ल्यूमिन में। ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रोमा, और ये स्ट्रोमा में प्रोटॉन कहाँ से आए ये आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ प्लास्टोक्विनोन और BF कॉम्प्लेक्स दोनों प्रोटॉन को कैप्चर करके ल्यूमिन में भेजने का काम करते हैं। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो 2 प्रोटॉन अंदर आएंगे इसकी फ्यूजन से, और 2 प्रोटॉन जो है ना वो BF कॉम्प्लेक्स लेके आएगा। मतलब कि टोटल कितने प्रोटॉन अंदर आएंगे, 4 प्रोटॉन अंदर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और ये प्रोटॉन का क्या काम है मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर क्या होगा, ये जो BF कॉम्प्लेक्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन 2 लिए, इट विल बी टूवर्ड्स द प्लास्टोसिएनिन, ये प्लास्टोसिनिन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ये फियोफाइटिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का दूसरा नाम है फियोफाइटिन, इससे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी है, इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, और जो ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये हो गई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो बुक में बताया गया है। सही हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? चलें जी, यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आप ये कहेंगे कि सर ये भी तो फोटो सिस्टम है, इसमें भी तो पिगमेंट है, इसमें भी तो रिएक्शन सेंटर मौजूद है, सर क्या इसको जो है ना वो लाइट नहीं लगती होगी? तो भाई जाहिर सी बात है, इसको भी आधी रात को जो है ना वो बाइक वालों को सुकून नहीं है, यकीन करें। 2 बज रहे हैं रात के, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, सॉरी फॉर देट, दोबारा आते हैं। तो
ये जो फोटो सिस्टम है इसको भी तो लाइट लगेगी, तो जैसे ही इसको लाइट लगेगी, लेकिन ये लाइट कौन सी होगी, 700 नैनोमीटर। तो अगेन ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है ये इसको ट्रेवल करवाएंगे एंड देन रिएक्शन सेंटर के पास जाएगी लाइट, फोटोन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक साइड, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो यहाँ पे होता है, लेकिन मैं बाहर बनाया आपको समझाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर करेगा, एक साइड हो जाएंगे तो एक कैप्चर कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और एक कैप्चर करने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा फेरेडोक्सिन को, कहाँ पे दे देगा, फेरेडोक्सिन को, और फेरेडोक्सिन क्या करेगा पता है, फेरेडोक्सिन इन इलेक्ट्रॉन को दे देगा एनएडीपी रिडक्टेस को, और एनएडीपी रिडक्टेस क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा एनएडीपी प्लस को, और एनएडीपी प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H आयन में, ये बन गया आपका NADPH2। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NADPH2, तो ये बन गया आपका NADPH2। मैंने अभी रिसेंटली बताया था आपको कि ये क्या फॉर्म है, कैसे बन रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आए उसको रिडक्टेज NADP रिडक्टेज ने क्या किया, NADP प्लस को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ने प्लस की साइन को खत्म कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन की फॉर्म में आ गया, और बाकी जो प्रोटॉन बचा वो ऐसे बाहर स्ट्रोमा के अंदर आ गया। तो ये जो फॉर्म बन गया दैट इज NADPH2, और इसी NADPH2 के पास रिड्यूसिंग पावर होता है और ये जाएगा डार्क रिएक्शन में रिड्यूस करने, आगे बताऊंगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल कर रहा है उसका मेन काम क्या है, NADPH2 को बनाना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कितना इजी है देखें। तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते गया यहाँ से, अभी आपका NADPH2 बन गया, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा था वो आपका NADPH2 बनाएगा। कैसे, अभी एक और चीज़ समझिएगा। आप ये कहेंगे कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करवाया वो तो यहाँ पे आपने रोक दिया ना सर, आगे तो आपने इसको भेजा ही नहीं। आप ऐसा सोच रहे होंगे, आप कहेंगे सर ऐसा कैसे करेंगे, ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, और फिर आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकला है फिर जाके NADPH2 बना है ना, तो ये बीच में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ये कहाँ गया सर इलेक्ट्रॉन, आप सोच रहे होंगे। तो अभी समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को। देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि PS2 के इलेक्ट्रॉन चले गए और PS2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, थोड़ा सा सोचें। आप कहेंगे सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, तो मतलब कि PS2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ना, ऑक्सीडाइज के ऊपर कौन सा साइन देंगे हम, पॉजिटिव साइन, मतलब कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है मैग्नीज जेड क्लस्टर। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, दैट इज मैग्नीज जेड क्लस्टर। मैग्नीज के कुछ एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, एटम होते हैं, और जेड क्लस्टर इसका नाम है, कुछ कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और इसी मैग्नीज जेड क्लस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज द फोटोलाइसिस। क्या होता है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब होता है पानी का लाइट की मौजूदगी में टूटना, और फिर क्या होता है, यहाँ पे टूटेगा पानी, और पानी जैसे ब्रेक होगा तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया, वाटर जब टूटेगा तो वाटर के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 2 प्रोटॉन बनेंगे और हाफ बनेगा ऑक्सीजन। तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के जब टूटेंगे, ये एक मॉलिक्यूल है, 2 टूटेंगे तो ये हाफ ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, और ये ऑक्सीजन आ जाएगी बाहर जो हम सांस ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे रिड्यूस करने, किसको रिड्यूस करने जाएंगे, फोटो सिस्टम 2 को। मतलब कि फोटो सिस्टम 2 के जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, वाटर। इसलिए वाटर को कहा जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। ये काम करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस टूटने वाले प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहा जाता है। इजी हो गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन वापसी मिल गए, लेकिन इसके भी तो इलेक्ट्रॉन गए, और अगर इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर भी तो पॉजिटिव साइन आ गया, इसको भी तो लाइट लगी, इसके इलेक्ट्रॉन गए और NADPH2 बन गया। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होगा, प्लास्टोसिएनिन आएगा, और इसको प्लास्टोसिएनिन रिड्यूस करेगा। तो याद रखिएगा, प्लास्टोसिएनिन रिड्यूस करेगा किसको, यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 है उसको। लेकिन प्लास्टोसिएनिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आया, BF से। BF कहाँ से लेके आया, PQ। प्लास्टोक्विनोन कहाँ से लाया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो कहाँ से, फोटो सिस्टम। तो गौर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपस में लिंक्ड है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे हम हमारे मतलब कि ऐसे जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के थालाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है लाइट रिएक्शन, और इससे बनते हैं, हमेशा कह सकते हैं, NADPH2। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो 2 प्लास्टोक्विनोन ने 2 प्रोटॉन अंदर भेज दिए स्ट्रोमा में से, 2 इलेक्ट्रॉन गए BF कॉम्प्लेक्स के पास, तो उसने भी जो है ना वो 2 प्रोटॉन भेज दिए स्ट्रोमा में से ल्यूमिन के अंदर। वाटर टूटा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे रिड्यूस करने, और उसका जो ऑक्सीजन है वो बाहर आ गया, लेकिन सर प्रोटॉन उसके कहाँ गए। तो याद रखिएगा, इसके भी प्रोटॉन क्या होते हैं, यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं। वाटर टूटता जाता है और उसके प्रोटॉन अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये रिएक्शन मिली सेकेंड में होता है। तो ये मिली सेकेंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो उसके प्रोटॉन भी आते जाते हैं। मैं ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए,
एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे प्लास्टोक्विनोन में से, बीएफ कॉम्प्लेक्स में से, तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाए ये स्ट्रोमा में से आए हैं प्रोटॉन, सही है, अट्रैक्शन की वजह से। और ये जो रेड कलर में मैंने बनाए हैं ये वाटर के टूटने से प्रोटॉन बने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसको रिड्यूस करते रहेंगे, फिर दोबारा लाइट लगेगी तो दोबारा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मिली सेकेंड में रिएक्शन होता है, लेकिन प्रोटॉन अक्यूमुलेट होते जाएंगे। और ऑक्सीजन जो बनेगा वो ऑक्सीजन आ जाएगा बाहर, जो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन जमा होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ल्यूमिन के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H आइन इन ल्यूमिन। और बाहर की तरफ कंसंट्रेशन हो जाएगी लो कंसंट्रेशन, स्ट्रोमा, ये क्या है, स्ट्रोमा है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सिंपली क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है वो हायर टू लोअर मूव करने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस का नाम होगा केमियोस्मोसिस, समझिएगा, प्रोसेस का नाम होगा केमियोस्मोसिस। प्रोसेस का नाम जो होगा दैट इज अ केमियोस्मोसिस, जिसमें क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन में प्रोटॉन ल्यूमिन में है और स्ट्रोमा में इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये हायर टू लोअर मूव करेंगे, और जैसे हायर टू लोअर मूव करेंगे तो ये जो एंजाइम होगा यहाँ पे इसको इतनी एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलेगी। तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलकर क्या बना देंगे, दे विल बी फॉर्मिंग एटीपी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जो मूवमेंट हो रही है आयंस की फ्रॉम हायर टू लोअर, दिस मूवमेंट इज टर्म्ड इज केमी ओस्मोसिस। क्या नाम देंगे, प्रोसेस का नाम है केमी ओस्मोसिस। केमी ओस्मोसिस जो होता है वो होती है मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से इस एंजाइम को, यहाँ पे F1 में जो एंजाइम होता है उसको इतनी एनर्जी मिलती है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के क्या बना देता है, एटीपी। तो हमें क्या बनाना होता है लाइट रिएक्शन में, दो चीजें बनानी होती हैं, एक बनाना होता है हमें NADPH2 और दूसरा बनाना होता है एटीपी। यही NADPH2 और एटीपी कहाँ पे जाएंगे, डार्क रिएक्शन में जाएंगे, और अपना जो है ना वो ये अपनी एनर्जी देगा वहाँ पे, और ये रिड्यूसिंग पावर होता है इसके पास, इट इज कंटेनिंग द रिड्यूसिंग पावर, और अपने रिड्यूसिंग पावर से ये जाएगा और जाने के बाद डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन के अंदर बिठाना है। सो दैट इज अबाउट द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा मुझे ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है वो वापसी आ रहा है, आप कहेंगे नहीं सर इलेक्ट्रॉन एक मरतबा गया तो वापसी नहीं है, वापसी नहीं है, तो कौन सी फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, ये हो तो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, दिस इज टर्म्ड एज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन कौन सी फोटोफॉस्फोराइलेशन है, आप कहेंगे सर ये नॉन साइक्लिक है, क्योंकि एक मरतबा ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वापसी नहीं आ रहा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आगे वाली चीजें समझ में आएंगी आपको अच्छे से। बुक में से भी रीड करवाता हूँ। अच्छा फेडरल में भी यही बताया गया जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो दैट इज अबाउट, अच्छा यहाँ पे कौन कौन से इवेंट हुए, इन इवेंट को आप थोड़ा सा समझ लें। एक इवेंट हुआ यहाँ पे फोटोलाइसिस, ठीक है, वाटर का टूटना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, PS2 टू PS1। तीसरा हुआ रिडक्शन ऑफ एनएडीपी, इसने क्या किया, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनएडी जो ना रिडक्शन, तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया यहाँ पे, दैट इज द रिडक्शन ऑफ NADPH2। और चौथा प्रोसेस हो गया दैट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये चार प्रोसेस होते हैं, याद रखिएगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। एक होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम PS2 PS1 एंड देन रिडक्शन ऑफ द NADPH2, और चौथा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये चार प्रोसेस होते हैं, और ये कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। एक और तस्वीर से आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। देखिए हम रीड कर लेते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, द इवेंट ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। The first phase of photosynthesis where energy of photon is captured and converted into chemical energy, सही है, फोटोन की एनर्जी कैप्चर होती है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। The energy of photon is stored in a special molecule ATP and NADPH2. The energy of ATP and NADPH2 will utilize to produce carbohydrate during light independent phase. तो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे ना वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज होंगे। इन क्लोरोप्लास्ट द लाइट कैप्चरिंग क्लोरोफिल मोलिक्यूल, मतलब कि फोटो सिस्टम, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, ये जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूएंट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे मिलके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, एक PS2 वाली और एक PS1 वाली। 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। दीज आर, जो कॉम्प्लेक्सेस है वो कौन कौन से, फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 and the cytochrome BF and ATPase complex. Some mobile electron carriers are present which carry excited electron between complexes. These mobile carriers are plastoquinone, plastocyanin and ferredoxin. सही है। Photosystem 1 and 2 both contain a special chlorophyll A molecule at their center. These chlorophyll molecules are identical to all other chlorophyll A molecules. The change in absorbing
स्पेक्ट्रा आर ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद क्लोरोफिल बाइंडिंग या बाउंड प्रोटीन। देखें, जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दूसरे हैं ना एंटीना कॉम्प्लेक्स में, वैसा ही रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिफरेंट है क्योंकि जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना वो डिफरेंट होती है। So the chlorophyll A molecule at the reaction center of PS1 has maximum absorption of 700 nanometer and those of PS2 absorb at 680 nanometer. These reaction centers are called P700 and P680 where P simply stands for the pigment. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ इनके बारे में आपको। तो देखिए ये हमारे पास कोई सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल रहे हैं, ये सोलर एनर्जी लगेगी, ये क्या है, ये ग्रेना है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ऊपर से वाटर यूज होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में दो चीज़ें बनेगी, NADPH2 और ATP बनेगा, सही है। ये NDPA गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस प्रिंटिंग है, सही है। और ये यूज होगा केल्विन साइकिल में, मतलब कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, वो ग्लूकोज बनाएगी, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है लाइट रिएक्शन। समझाया हुआ अच्छे से मैंने आपको। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आपको मिलेगी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको देख लेते हैं। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2, मतलब कि P680 से स्टार्ट होता है, उसके रिएक्शन सेंटर से। ये MDCAT में पूछा जा सकता है किसी भी टेस्ट में कि कहाँ से स्टार्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस। विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए डायमर, मैंने आपको बताया था डायमर का मतलब दो क्लोरोफिल साथ में होते हैं स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि लाइट ऊपर से लगेगी ना तो स्टेबिलिटी चाहिए, लाइट के अंदर तो एनर्जी होती है। व्हेन अ फोटोन ऑफ लाइट हिट्स दीज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। जैसे रिएक्शन सेंटर को लाइट लगेगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे ग्राउंड स्टेट से जाके। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस विद इन P680 इज रिपीटली ट्रांसफर टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। रिएक्शन सेंटर से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, फियोफाइटिन में जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड देन टू प्लास्टोक्विनोन मॉलिक्यूल्स। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसीलिए कहा जाता है। द P680 इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो इसको रिड्यूस कौन करेगा, वाटर। आगे बताया गया है प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्राइमरी चार्ज सेपरेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कंपनसेटेड, मतलब री रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल साइड, जो ल्यूमिन होता है ना थैलाकोइड का, उस साइड पे आपको मिलेगा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स द ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ मैग्नीज क्लस्टर जेड कॉम्प्लेक्स। उसका जो है मैग्नीज क्लस्टर जेड कॉम्प्लेक्स, द इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर टू P680 एंड एन एसोसिएटेड प्रोटीन। The water splitting complex produce 4 electron and 2 water molecules and release 4 proton and 1 molecule of oxygen into lumen। यहाँ पे देखें चार जो है ना, सॉरी यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 4 प्रोटॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। और मैंने आपको लेक्चर में क्या बताया था, 1 वाटर का मॉलिक्यूल, तो एक ही बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हाफ ऑक्सीजन, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन। तो यही बताया गया। आगे रीड करते हैं। आगे है कि दी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्लास्टोक्विनोन, द प्लास्टोक्विनोन मॉलिक्यूल विच एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड टेक्स अप 2 प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। यहाँ पे देखिए प्लास्टोक्विनोन के बारे में बताया गया, फेडरल के बुक में देखेंगे तो वहाँ पे फिर जो है ना वो जो पंप मैंने आपको बताया था दैट इज द BF कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में बताया गया कि वहाँ से 2 प्रोटॉन आते हैं, तो दोनों सही हैं। So it carries electron from the PS2 complex to cytochrome BF complex. This is thought to be the rate limiting step of electron transport. Electron transport का rate limiting step यही है, प्लास्टोक्विनोन के पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं। The प्लास्टोक्विनोन release proton to lumen. Finally, the electron transfer to plastocyanin. Plastocyanin is reduced, which is situated in the lumen. Cytochrome BF complex के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर जाएंगे प्लास्टोसिनिन के पास, और वो प्लास्टोसिनिन कहाँ पे मौजूद होगा, ल्यूमिनल साइड ऑफ द थैलाकोइड के वहाँ पे आपको मिलेगा। आगे ये बताया गया है कि प्लास्टोसिनिन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू PS1 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, प्लास्टोसिनिन, और खुद कहाँ से लेके आए, फ्रॉम BF कॉम्प्लेक्स, और BF कॉम्प्लेक्स प्लास्टोक्विनोन से। ये सारा रिएक्शन आपको पता है। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 passes the photo excited electron to a second electron transport chain which transmit them to ferredoxin and iron containing protein, इस वजह से इसका नाम ferredoxin है। An enzyme called NADP reductase then transfers the electron to FD से लेके to NADP. This NADP with 2 electron receive proton from stroma and reduce to NADPH2। असल में NADPH2 फॉर्म होता नहीं, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ पे समझिएगा। It stores high energy which will provide reducing power of the synthesis of sugar during light independent reaction। ये जो NADPH2 है इसके पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, ये रिड्यूस करेगा डार्क रिएक्शन में जाके कंपाउंड्स को।
देखिए बुक में ये वाली तस्वीर बताई गई है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके बुक में बताया गया है कि ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2, जब इसको लाइट स्ट्राइक करेगी तो रिएक्शन सेंटर में लाइट ट्रेवल करने के बाद रिएक्शन सेंटर में लगेगी। रिएक्शन सेंटर है P680, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो गए, कैप्चर किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, और वो दे देंगे FeO5, मतलब कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको कैप्चर करेगा। एंड देन ये पूरा का पूरा जो पूल है इसे प्लास्टोक्विनोन पूल कहा जाता है, मतलब कि बहुत सारे टाइप के प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे होते हैं, प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B, ऐसे इसको प्लास्टोक्विनोन पूल कहा जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, जो कि आयरन सल्फर कंटेनिंग एक साइटोक्रोम है, और फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स द प्लास्टोसिनिन। फिर लाइट लगेगी फोटो सिस्टम 2 को, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे और फिर उसके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा फेरेडोक्सिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन फेरेडोक्सिन, और फेरेडोक्सिन दे देगा NADP रिडक्टेज को, और NADP रिडक्टेज क्या करेगा, NADP प्लस को देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसको वाटर देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इसको कौन देगा, दैट इज अ प्लास्टोसिनिन। पूरा रिएक्शन आपको समझाया हुआ है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको समझना। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉस्फोराइलेशन कैसे बन रहा है। देखें ATP कैसे बन रहा है, लाइट की मौजूदगी में द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डाउन द साइटोक्रोम सिस्टम इज कपल्ड टू बिल्ड अप ATP in an indirect manner. Some of electron carriers of the cytochrome system pump hydrogen ion from stroma to thylakoid space lumen. This thylakoid space acts as a reservoir for hydrogen ions because hydrogen ion produced by splitting water during the process of photolysis accumulates here. वाटर के भी प्रोटॉन यहीं पे एक्यूमुलेट होते हैं और जो स्ट्रोमा में से आ रहे हैं BF कॉम्प्लेक्स के थ्रू या प्लास्टोक्विनोन के थ्रू वो भी यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है और फिर वो प्रोटॉन मूव करते हैं हाई टू लोअर, केमियोस्मोसिस होता है एंड देन ATP बनता है। यही बात यहाँ पे कह रहा है। द हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटोन आयंस इन थैलाकोइड स्पेस मतलब कि ल्यूमिन एज कंपेयर टू स्ट्रोमा डेवलप इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। दीज प्रोटोन आयंस फ्लो आउट ऑफ द थैलाकोइड स्पेस टू stroma through a channel protein present in a membrane called ATPase synthase complex। ये चैनल प्रोटीन होता है जो कि प्रोटॉन को मूव कराता है और वहाँ पे एंजाइम भी होता है। हाइड्रोजन आयंस मूव थ्रू दिस चैनल बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग डाउन मूवमेंट of electron in PS2. This energy is utilized to synthesize ATP and ADP and inorganic phosphates. This movement of proton through ATPase complex due to concentration gradient called chemiosmosis or chemiosmotic ATP synthesis, because chemical and osmotic event join and permit ATP synthesis. So chemical यहाँ पे आयंस भी होते हैं और ऑस्मोसिस की तरह यहाँ पे वो प्रोसेस होता है, इसी वजह से इसको केमियोस्मोसिस कहा जाता है। The transport of 3 proton through ATPase complex are normally required for the production of 1 ATP molecule। याद रखिएगा 3 प्रोटॉन जाएंगे ना वहाँ पे ATPase चैनल में से तो 1 ATP बनेगा। द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP प्लस कपल्ड टू ATP सिंथेसिस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद रखिएगा ये लीनियर फ्लो है, साइक्लिक नहीं है। मतलब कि वाटर से इलेक्ट्रॉन गए NADP प्लस के पास और वहाँ पे बना NADPH2 और इसी जगह पे कपल्ड हो गया ATP रिएक्शन। So this is termed the non-cyclic photophosphorylation because the electrons pass from water to a terminal acceptor and never back to its initial source। दोबारा इनिशियल सोर्स की तरफ नहीं आया, वाटर की तरफ नहीं आया, तो ये नॉन साइक्लिक है, लीनियर है। यहाँ पे अगेन आपको लाइट रिएक्शन बताया गया है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइट स्ट्राइक कर रही है, फोटो सिस्टम 2 है, ये प्लास्टोक्विनोन है। देखिए गौर से अगर देखें तो यहाँ से प्लास्टोक्विनोन जो हो रहा है वो हाइड्रोजन को कैप्चर करके फिर वो रिड्यूस हो जाता है। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन को देकर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में अगेन ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इससे ये साइकिल भी चलता रहता है। सो कॉन्सेप्ट को देखिएगा एक मरतबा। तो ये हो गया, लाइट स्ट्राइक करेगी PS2 को, देन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसिनिन। अच्छा गौर से देखें प्लास्टोसिनिन कहाँ पे मिल रहा है आपको, ल्यूमिनल साइड में। देन यहाँ पे भी लाइट स्ट्राइक करेगी PS1 पे, इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे, FD के पास जाएंगे, फेरेडोक्सिन के पास एंड देन NADP रिडक्टेज के पास, एंड वो NADP रिडक्टेज क्या करेगा, NADP प्लस को कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में। ऐसे ही यहाँ से देखिए हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, वाटर देगा, फोटोलाइसिस हो जाएगा, ऑक्सीजन बनेगा, वो बाहर चला जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चले जाएंगे इसको रिड्यूस करने, और प्रोटॉन जो होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से आ रहे हैं और दूसरे वाटर के प्रोटॉन। और अच्छा इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, दैट इज द प्लास्टोसिनिन। और फिर प्रोटॉन यहाँ से मूव करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर, तो यहाँ पे देखिए ATP सिंथेसिस एक एंजाइम मिलेगा आपको, वो एंजाइम जो होगा वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के क्या बना देगा, ATP बना देगा ड्यू टू द केमियोस्मोसिस। ठीक है, तो 4 इवेंट यहाँ पे होते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम PS2 टू NPS1 ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, एंड रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन जो यहाँ पे हो रहा है। ये 4 इवेंट होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में।